नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो काठमांडू की उस हालिया उथल-पुथल की आग से हाँ, अब हम अपना ध्यान राजीव मुद्गल के विचारों की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने है उनके दो बहुत ही अहम काम, लाइट ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन दोनों में जो उनके गहरे दार्शनिक विचार हैं, उनकी तुलना करें, खास तौर पर इस नजरिए से कि वो ज्ञान के संकट को कैसे देखते हैं और आज की दुनिया में जो ये बिखराव मतलब फ्रैगमेंटेशन बढ़ रहा है, उसे कैसे समझते हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प बात है कि ये दोनों रचनाएं लिखने के अंदाज में, पिंड पिचनेनी में बहुत अलग हैं। पर हाँ, एक बुनियादी चिंता दोनों में दिखती है। हाँ, क्या है वो? वही जो आपने कहा, समग्रता का खो जाना, चीजों को टुकड़ों में देखने की आदत बढ़ना और एक तरह की स्पष्टता की कमी महसूस होना। अच्छा, तो चलिए पहले जरा इन स्रोतों को थोड़ा समझ लेते हैं। लाइट ऑफ लाइट, इससे शुरू करें। ये किस तरह की किताब है? हाँ, देखिए, लाइट ऑफ लाइट एक बहुत ही व्यक्तिगत कहानी के साथ गहरे दर्शन को बुनती है। अच्छा। ये एक परिवार की कहानी है, कई पीढ़ियों की विरासत, उनकी आध्यात्मिक खोज, खासकर शांति प्रकाश और सूर्य प्रकाश जैसे किरदार हैं, उनके जरिए ये बातें सामने आती हैं। और इसमें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ऐतिहासिक चीजें भी हैं, जैसे विभाजन का दर्द या नेपाल के काठमांडू में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई, वो सब भी कहानी का हिस्सा बनता है। और लिखने का अंदाज कैसा है? अंदाज भी मिला जुला है। इसमें आपको चिट्ठियां मिलेंगी, निबंध मिलेंगे और दार्शनिक चिंतन भी। और इसका मतलब केंद्रीय विचार क्या है, सार क्या है? केंद्रीय विचार है लाइट ऑफ लाइट। लाइट ऑफ लाइट? हाँ, यानी वो चेतना जो स्वयं प्रकाशित है, जिसे चमकने के लिए किसी बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं। किताब में एक द्वंद्व भी है और संतुलन की कोशिश भी। आर्य समाज का विश्वास मतलब अपनी जड़ों से जुड़ाव, और श्री अरविंदो का प्रवास यानी निरंतर खोज यात्रा। अच्छा, विश्वास और प्रवास? जी, इनके बीच संतुलन और भी बहुत कुछ है। शांति प्रकाश का मृत्यु से पहले कृष्ण का अनुभव, काशी या वाराणसी का ट्विन सिटी का रूपक। ट्विन सिटी? हाँ, दोहरे शहर का। फिर इंद्र विरोचन की पौराणिक कथा है और सबसे जरूरी रित और अनरित की अवधारणा। रित और अनरित मतलब व्यवस्था और उसका भंग होना। बिल्कुल। रित यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और अनरित यानी उसका टूटना। ये सब इसमें पिरोया हुआ है। वाह, काफी गहरा है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत कहानी और इतना गहरा दर्शन साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी किताब पर आते हैं, रिफ्लेक्शंस इन द रिवर। ये तो सुनने में बिल्कुल अलग लग रही है। हाँ, शैली तो एकदम ही अलग है। रिफ्लेक्शंस इन द रिवर असल में काल्पनिक खतों का संग्रह है। काल्पनिक खत? किसके बीच? महान कवि कालिदास और प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री दिंगनाग के बीच। अरे वाह, कालिदास और दिंगनाग, ये तो कमाल का संयोजन है। हाँ, और ये खत ज्ञान और यथार्थ को समझने के दो बिल्कुल विपरीत तरीकों के बीच एक तरह की बौद्धिक बहस, एक द्वंद्व दिखाते हैं। कैसे? मतलब क्या है वो दो तरीके? एक तरफ है कालिदास, उनकी पहचान काव्यात्मक है, समग्र है। वो चीजों को एक संपूर्णता में देखते हैं, पहचानते हैं। दूसरी तरफ है दिंगनाग, उनका रास्ता है तार्किक विश्लेषण का, चीजों को टुकड़ों में बांटकर उनका विश्लेषण करके समझना। तो एक कवि और एक तर्कशास्त्री के बीच संवाद, और इसमें आधुनिकता का भी कुछ जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है, और काफी तीखी आलोचना भी है, खासकर जिसे मुद्गल औद्योगिक बुद्धि कहते हैं। औद्योगिक बुद्धि? हाँ, और आज के जमाने में हम जिसे एआई या कृत्रिम मेधा कह सकते हैं, उस पर भी इशारा है। किताब का तर्क ये है कि ये चीजें समग्रता को खत्म करके बिखराव, विखंडन को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को भी एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है, भूलना और फिर पहचानना। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल। और एक विचार ये भी उभरता है कि सभी व्यवस्थाएं महज नाटक हैं। सभी व्यवस्थाएं नाटक हैं, ये भी दिलचस्प है। तो हमारे पास दो बहुत अलग तरह की खिड़कियां हैं जिनसे हम राजीव मुद्गल के विचारों को देख रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों रचनाओं के जरिए वो ज्ञान के संकट का और दुनिया के इस बढ़ते बिखराव का विश्लेषण कैसे करते हैं। बिल्कुल। क्या वो कोई समाधान भी देते हैं? और ये भी देखेंगे कि क्या उनके मूल विचार दोनों किताबों में एक जैसे हैं या उनमें कोई बदलाव, कोई विकास दिखता है। हाँ, यही सवाल हमें आज की चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बिखराव या विखंडन के मुद्दे से ही शुरू करते हैं। दोनों किताबें इस समस्या को सामने कैसे रखती हैं? क्या तरीका है उनका?
हाँ, पहले लाइट ऑफ लाइट को लेते हैं। उसमें ये बिखराव कैसे दिखता है? वहां तो आपने कहा व्यक्तिगत और सामाजिक उथल-पुथल का जिक्र ज्यादा है। सही कहा आपने। लाइट ऑफ लाइट में बिखराव को अनृत के रूप में दिखाया गया है। अनृत? आज जैसा हमने पहले कहा, रित मतलब वो ब्रह्मांडीय, नैतिक, प्राकृतिक व्यवस्था जो सब कुछ संभाले हुए हैं। अनृत है उसका टूटना, उसका भंग होना। किताब कहती है कि अनृत तब फैलता है जब अंदर का प्रकाश, वो लाइट ऑफ लाइट, वो मंद पड़ जाता है। अच्छा, तो ये अंदरूनी चीज है। हाँ, जड़ अंदरूनी है और ये फिर बाहर अलग अलग स्तरों पर दिखता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, जैसे शांति प्रकाश का संघर्ष था, आर्य समाज की जड़ें और अरबिंदो की उड़ान के बीच। ऐतिहासिक स्तर पर देखें तो भारत के विभाजन का जो भयानक दर्द है, और ये आज की दुनिया में भी दिखता है, जैसे काठमांडू का विद्रोह हो या आज की जो जेंजी है उसका मोहभंग, उसका भटकाव। तो यहाँ जोर समाज और राजनीति के बिखराव पर ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक विखंडन पर फोकस ज्यादा है। ठीक है, और अब रिफ्लेक्शंस इन द रिवर, वो इस बिखराव को कैसे देखती है? वहां तो कालिदास और दिग्नाक की बौद्धिक बहस है। रिफ्लेक्शंस इन द रिवर बिखराव को ज्ञान के स्तर पर पकड़ती है, एपिस्टेमोलॉजी के स्तर पर। ज्ञान के स्तर पर कैसे? इसे पहचान का संकट कहा गया है। मतलब चीजों को उनकी समग्रता में सीधे तौर पर पहचानने की जो हमारी क्षमता है वो खो रही है। पहचान का संकट? हाँ, और इसकी वजह क्या बताई गई है? वही औद्योगिक बुद्धि, एआई और दिग्नाक जैसे तर्कशास्त्रियों का तरीका, जो हर चीज को विश्लेषण के लिए टुकड़ों में बांट देता है। तो ये हमारे देखने और समझने के तरीके का ही बिखराव है। बिल्कुल, यहाँ जोर ज्ञान मीमांसा पर है। हम ज्ञान पाते कैसे हैं? और बात यही तक नहीं रुकती, ये प्रकृति के बिखराव तक जाती है। जैसे किताब में एक बहुत मार्मिक पंक्ति है, जंगल आंकड़ों में बदल जाते हैं, नदियां माल में। ओह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। तो एक किताब सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के टूटने की बात कर रही है, अनृत, और दूसरी हमारे देखने और समझने के तरीके के ही खंडित हो जाने की पहचान का संकट। क्या दोनों इस बिखराव के मूल कारण पर सहमत हैं? क्या दोनों मानती हैं कि जड़ में कहीं ना कहीं वो समग्र दृष्टि का खो जाना ही है? हाँ, देखिए, इस गहरे स्तर पर जाएं तो एक सहमति बिल्कुल दिखती है। अच्छा? दोनों ही मानती हैं कि समस्या की जड़ यही है कि हम चीजों को उनकी संपूर्णता में, उनके जुड़े हुए रूप में नहीं देख पा रहे हैं। लाइट ऑफ लाइट इसे आंतरिक प्रकाश या रित के कमजोर होने से जोड़ता है, जबकि रिफ्लेक्शंस इन द रिवर इसे हमारी काव्यात्मक पहचान की क्षमता के खो जाने के रूप में देखता है। काव्यात्मक पहचान? हाँ, तो मतलब कारण बताने के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन नतीजा एक ही है। दुनिया हमें टुकड़ों में दिखती है, जुड़ी हुई नहीं। तो मुद्गल की मूल चिंता तो विखंडन ही है, लेकिन वो इसे दो अलग अलग लेंस से देख रहे हैं। एक लेंस है सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था का टूटना, लाइट ऑफ लाइट, और दूसरा लेंस है हमारी दुनिया को समझने की क्षमता का ही नष्ट हो जाना, रिफ्लेक्शंस इन द रिवर। ये दिखाता है कि उनके लिए ये समस्या सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे बोध के, हमारे जानने के स्तर तक बहुत गहरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि समस्या बाहर भी है और हमारे अंदर, हमारे देखने के तरीके में भी। अब आते हैं ज्ञान या यथार्थ की प्रकृति पर। ऐसा लगता है कि दोनों ग्रंथ सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बता रहे हैं। लाइट ऑफ लाइट का रास्ता क्या है? सत्य क्या है उसके अनुसार? लाइट ऑफ लाइट में सत्य को ही लाइट ऑफ लाइट कहा गया है। अच्छा। यानी वो अद्वैत, वो नॉन डुअल, स्वयं प्रकाशित चेतना। इसे इंद्र या इंद्र धातु से भी जोड़ा गया, जिसका अर्थ है प्रज्वलित करना, जलाना। और इसे जानने का तरीका क्या है? तार्किक विश्लेषण नहीं, बल्कि सीधा अनुभव, आंतरिक बोध, इंट्यूशन कह लीजिए। किताब इस बात पे जोर देती है कि हमें अपने जड़ों यानी विश्वास, जैसे आर्य समाज का प्रभाव, और निरंतर खोज यानी प्रवास, जैसे अरबिंदो की यात्रा, इनके बीच एक संतुलन साधना होगा। विश्वास और प्रवास का संतुलन? जी। और उपनिषदों का वो प्रसिद्ध रूपक भी यहाँ आता है, एक डाल पर बैठे दो पक्षी। हाँ, एक फल खाता है और दूसरा देखता है। बिल्कुल। एक जो फल खा रहा है यानी कर्म में लिप्त जीव, और दूसरा जो बस देख रहा है यानी साक्षी आत्मा। ये उसी द्वंद्व और संतुलन को दिखाता है। समझ गई। और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर में कालिदास सत्य तक कैसे पहुंचते हैं? उनका रास्ता तो दिग्नाक के तर्क से बिल्कुल अलग ही होगा। हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कालिदास के जरिए रिफ्लेक्शंस इन द रिवर सत्य को काव्यात्मक पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है।
काव्यात्मक पहचान ये क्या है? ये कोई विश्लेषण या निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक तत्काल, एक समग्र, एक अविभाज्य अनुभव है। जैसे किताब में एक उदाहरण दिया है, जब माँ रात में अंधेरे में अपने बच्चे का रोना पहचानती है, हाँ, तो वो आवाज के टुकड़ों का विश्लेषण नहीं करती, वो बस एक पल में तुरंत जान जाती है, पहचान लेती है। ये दिमाग का जो ज्ञान निर्माणवाद है, जो मानता है कि ज्ञान टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, उसका सीधा खंडन है। अच्छा, और ये यहाँ तक के शब्द अद्वैत के सिद्धांत की ओर भी इशारा करता है। शब्द अद्वैत? हाँ, जहाँ भाषा सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं करती, बल्कि यथार्थ को प्रकट कर सकती है, रिवील कर सकती है। वाह, वह एक तरफ है आंतरिक चेतना का सीधा अनुभव, लाइट ऑफ लाइट, और दूसरी तरफ दुनिया को काव्यात्मक दृष्टि से तुरंत पहचान लेना, काव्यात्मक पहचान। क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या इनमें कोई बारीक फर्क भी है? यह गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। देखिए, दोनों ही उस अनुभव की बात कर रहे हैं जो तात्कालिक है, सीधा है, संपूर्ण है और तार्किक विश्लेषण से परे है। फर्क शायद इस बात में है कि लाइट ऑफ लाइट इसे चेतना के एकदम मूलभूत स्तर पर रखता है, एक तरह की आध्यात्मिक या सत्तामूलक ऑन्टोलॉजिकल सच्चाई के रूप में। वहीं काव्यात्मक पहचान शायद उसी आंतरिक अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण है। बाहरी प्रकटीकरण मतलब जिसे हम भाषा में, कला में, प्रकृति के साथ अपने रिश्ते में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम शायद ये कह सकते हैं कि काव्यात्मक पहचान उसी लाइट ऑफ लाइट को दुनिया में अनुभव करने का, उसे जीने का एक तरीका है। समझ गई, ये अच्छी व्याख्या है। तो अगर ज्ञान की प्रकृति ऐसी समग्र और तात्कालिक है जैसा कालिदास कह रहे हैं, तो फिर ये आधुनिक दुनिया और खासकर तकनीकें इसे कैसे चुनौती देती हैं? दोनों ग्रंथ इस पर क्या कहते हैं? दोनों ही आधुनिकता के कई पहलुओं की आलोचना करते हैं, पर उनके कोण, जैसा आपने कहा, थोड़े अलग हैं। लाइट ऑफ लाइट आधुनिकता को अनुरित फैलाने वाली शक्ति के रूप में देखता है। अच्छा, इसके कारण राजनीतिक उथल-पुथल होती है, जैसे काठमांडू का जिक्र है, सामाजिक विभाजन बढ़ता है और यहाँ तक कि जिसे अंकीय नरक या डिजिटल इन्फर्नो कहा गया है, वैसी स्थितियां पैदा होती हैं। डिजिटल इन्फर्नो? हाँ, और ये किताब पश्चिमी लोकतंत्र की उस सतही आज़ादी की भी आलोचना करती है, जहाँ अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में गहराई नहीं। एक पंक्ति है, अधिकार रखो पर सिलों को गहरा करो। मतलब अधिकार तब तक अधूरे हैं जब तक आंतरिक जागरण न हो। और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर की आलोचना किस पर ज्यादा केंद्रित है? रिफ्लेक्शंस इन द रिवर आधुनिकता के एक बहुत खास पहलू पर निशाना साधती है, और वो है औद्योगिक बुद्धि और आज के संदर्भ में कृत्रिम मेधा यानी AI। हाँ। इसे वो पहचान के संकट का मुख्य जिम्मेदार मानती हैं। इसका तर्क है कि ये तकनीकें भाषा को सिर्फ डेटा बना देती हैं, विचार को गणना, कंप्यूटेशन में बदल देती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में समग्रता नष्ट हो जाती है। तो ये भाषा और विचार पर हमला है। हाँ, जैसा कालिदास कहते हैं, AI शब्दों की भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन वो कविता नहीं सुन सकता। ये ग्रंथ तर्क और काव्यात्मक दृष्टि के बीच कोई समझौता संभव नहीं मानता। एक जगह कहा है, जिस क्षण आप समझाते हैं, आप पहले ही हार चुके होते हैं। मतलब काव्यात्मक अनुभव को समझाया नहीं जा सकता है। समझाया नहीं जा सकता, विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसे बस पहचाना जा सकता है। तो क्या मुद्गल तकनीक को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, या वो इसके इस्तेमाल में किसी तरह के संतुलन की बात करते हैं? देखिए, पूरी तरह खारिज करने जैसी बात तो नहीं लगती। अच्छा। जैसे लाइट ऑफ लाइट में ही हम देखते हैं कि सूर्य प्रकाश, जो मुख्य किरदारों में से एक है, वो अपने विचारों को फैलाने के लिए पॉडकास्ट का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये तो है, पॉडकास्ट तो खुद एक आधुनिक तकनीक है। बिल्कुल। तो आलोचना शायद तकनीक के सार पर उतनी नहीं है जितनी उसके उस तरह के इस्तेमाल पर है जो मानवीय अनुभव की समग्रता को खंडित करता है, जो हमारे पहचानने की क्षमता को कमजोर करता है या जो आंतरिक प्रकाश को मंद करता है। संतुलन की तलाश तो जरूर है, लेकिन उस तकनीक के प्रति गहरी शंका भी है जो अर्थ और पहचान को ही मिटाने का खतरा पैदा करती है, जैसे शायद AI के बारे में चिंता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर दुनिया इस तरह बिखराव और संकट की तरफ बढ़ रही है, जैसा दोनों किताबें बता रही हैं, तो मुद्गल इससे उभरने का रास्ता क्या सुझाते हैं? समाधान क्या है? यहाँ भी दोनों ग्रंथों के दृष्टिकोण में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर नजर आता है। बताइए। लाइट ऑफ लाइट राजधर्म का प्रस्ताव रखता है। राजधर्म कि शासन या व्यवस्था का वो कर्तव्य है जो आंतरिक प्रकाश या ऋत्ति की रक्षा करे। जो नेता हैं,
या जो भी समाज को दिशा देते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे पोल ऑफ द पोलिस यानी समाज के आध्यात्मिक या नैतिक केंद्र की रक्षा करें। पोल ऑफ द पोलिस। हाँ, ये ग्रंथ विश्वास, जड़ें और प्रवास, यात्रा के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है और एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर देता है जिसे पोलिस ऑफ लाइट कहा गया है, जहां आंतरिक प्रकाश का महत्व हो। पोलिस ऑफ लाइट। जी, और सूर्य प्रकाश की जो यात्रा है कहानी में, जिसमें वो अपने पिता से विरासत में मिले दुख और द्वंद्व को एकता और संवाद के एक नए मंच पॉडकास्ट में बदलता है, वो इस समाधान का एक जीता जागता उदाहरण भी है। अच्छा, ये तो हुआ लाइट ऑफ लाइट का समाधान। और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर, वो क्या समाधान देता है? वो तो ज्यादा व्यक्तिगत और दार्शनिक स्तर पर लग रहा था। बिल्कुल। रिफ्लेक्शंस इन द रिवर कालिदास के माध्यम से काव्यात्मक समग्रता और तात्कालिक पहचान की क्षमता को फिर से जगाने का आह्वान करता है। शास्त्रों में इसी तरह की तात्कालिक पहचान को प्रत्यभिज्ञा भी कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा, रिकग्निशन। हाँ, रिकग्निशन। दुष्यंत का शकुंतला को भूलने के बाद फिर से पहचान लेना यहाँ समाधान के एक रूपक की तरह काम करता है। ये ग्रंथ सुझाव देता है कि हमें भाषा को सिर्फ सूचना का माध्यम न मानकर उसे फिर से जीवित और अर्थपूर्ण बनाना होगा। हमें प्रकृति को संसाधनों का ढेर नहीं, बल्कि एक समग्र और पवित्र सत्ता के रूप में देखना होगा। और ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें खंडित सोच को अस्वीकार करना ही होगा, एक रास्ता चुनना होगा, विश्लेषण और समग्र दृष्टि में से एक को प्राथमिकता देनी होगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट ऑफ लाइट एक ज्यादा सामाजिक या राजनीतिक समाधान की ओर इशारा करता है, राजधर्म और पॉलिस ऑफ लाइट जैसी बातों से? हाँ, बिल्कुल। जबकि रिफ्लेक्शंस इन द रिवर का जोर ज्यादा व्यक्तिगत या ज्ञान मीमांसीय समाधान पर है, मतलब हमारे जानने और पहचानने के तरीके को बदलने पर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। लाइट ऑफ लाइट समाज और शासन के स्तर पर आंतरिक प्रकाश को स्थापित करने और संतुलन बनाने की बात करता है। वहीं रिफ्लेक्शंस इन द रिवर व्यक्ति के स्तर पर यथार्थ को अनुभव करने के तरीके को, उस काव्यात्मक पहचान को बदलने पर जोर देता है, जिसका असर अंततः समाज पर भी पड़ेगा। ये बात भी है। तो एक तरह से पूरक भी हुए। हाँ, बिल्कुल पूरक है। एक बाहरी व्यवस्था की बात करता है, दूसरा आंतरिक दृष्टि की। दोनों मिलकर ही शायद पूरी तस्वीर बनाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आखिर में दोनों किताबों में इस्तेमाल हुए मुख्य रूपकों और लिखने की शैली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इससे भी शायद उनके विचारों को समझने में मदद मिले। जरूर। लाइट ऑफ लाइट में मुख्य रूपक कौन कौन से हैं? एक तो जाहिर है लाइट ऑफ लाइट, वो आत्म प्रकाशित चेतना। हाँ। फिर ट्विन सिटी, काशी वाराणसी का द्वंद्व और मिलन, दो पक्षी वाला उपनिषद का रूपक, अनृत यानी व्यवस्था का टूटना, और राजधर्म यानी सही शासन। और लिखने का अंदाज कथा, दर्शन और पत्रों का मिला जुला रूप है। ये व्यक्तिगत कहानी को बड़े दार्शनिक सवालों से जोड़ता है, जिससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर के रूपक और शैली? इसमें तो कालिदास बनाम दिन्नाग का द्वंद्व ही सबसे बड़ा रूपक है। हाँ, ये तो है। ये दो अलग अलग विश्व दृष्टियों को आमने सामने खड़ा कर देता है। इसके अलावा नदी, बादल, जंगल जैसे काव्यात्मक प्रतीक बार बार आते हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, जैसा हमने कहा, भूलने और पहचानने का केंद्रीय रूपक बन जाती है। और वो सभी व्यवस्थाएं नाटक हैं वाली बात? हाँ, ऑल सिस्टम्स एज ड्रामा, ये विचार भी अहम है। और शैली काल्पनिक चिट्ठियों की है। ये इसे एक बहुत ही सजीव, नाटकीय और तीव्र बौद्धिक बहस का रूप देती है। इन अलग अलग शैलियों और रूपकों का मुद्गल के संदेश पर क्या असर पड़ता है? क्या पाठक पर अलग तरह का प्रभाव होता है? और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्या रिफ्लेक्शंस इन द रिवर में हम कालिदास की आवाज को काफी हद तक मुद्गल की अपनी आवाज मान सकते हैं? शैली का असर तो बहुत गहरा पड़ता है। लाइट ऑफ लाइट की मिलीजुली शैली पाठक को भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर जोड़ती है। कहानी के साथ दर्शन जुड़ा होने से विचार शायद ज्यादा आसानी से आत्मसात होते हैं। वहीं रिफ्लेक्शंस इन द रिवर की बहस वाली शैली विचारों को ज्यादा तीखा, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि वो किस पक्ष से सहमत है। हाँ, ये बात तो है। तकनीकी बुद्धि की गहरी आलोचना वो निश्चित रूप से मुद्गल के मूल विचारों के बहुत करीब लगती हैं।
ऐसा लगता है मानो इस किताब में मुद्गल ने लाइट ऑफ लाइट में जो बीज बोए थे उन्हीं में से कुछ को लेकर उन्हें कालिदास के जरिए एक ज्यादा धारदार, ज्यादा काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। बहुत खूब। तो आज की इस गहन चर्चा को आप समेटते हैं। हमने देखा कि राजीव मुद्गल की ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं, लाइट ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शंस इन द रिवर, हमारे समय के एक बहुत बड़े संकट, ज्ञान के संकट और बढ़ते विखंडन या बिखराव का विश्लेषण करती हैं। जी। हालांकि उनके देखने के कोण और उनके इस्तेमाल किए गए रूपक अलग-अलग हैं। हाँ, और दोनों ही समाधान के तौर पर किसी न किसी रूप में समग्रता, सीधे अनुभव और आंतरिक जागरूकता या पहचान के महत्व पर जोर देती हैं। लाइट ऑफ लाइट सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आंतरिक प्रकाश, रित को फिर से स्थापित करने और जड़ों, विश्वास व यात्रा, प्रवास के बीच संतुलन साधने की बात करता है। वहीं रिफ्लेक्शंस इन द रिवर ज्ञान और अनुभव के स्तर पर काव्यात्मक पहचान को फिर से पाने की जरूरत पर बल देता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुद्गल के विचारों में गहरी सुसंगतता है। बिल्कुल। दोनों ही ग्रंथ बिखराव की गहरी आलोचना करते हैं और हमें समग्रता की ओर लौटने का आह्वान करते हैं, भले ही उनकी अभिव्यक्ति और सुझाए गए रास्ते थोड़े भिन्न हों। हाँ, और जैसा हमने कहा, ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शंस इन द रिवर ने लाइट ऑफ लाइट में मौजूद कुछ विचारों को और ज्यादा तीखे और ज्यादा काव्यात्मक ढंग से पेश किया है। ये उनके चिंतन की गहराई और गंभीरता को ही दर्शाता है। और हमारे सुनने वालों के लिए ये चर्चा क्यों मायने रखती है, मतलब उन्हें इससे क्या मिल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये हमें अपने समय के बिखराव को समझने का एक ढांचा देती है। चाहे वो समाज में हो, राजनीति में हो या हमारे अपने सोचने के तरीके में ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही। ये हमें अलग अलग तरह के ज्ञान को तार्किक, विश्लेषणात्मक, काव्यात्मक परखने और शायद व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर समग्रता की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। निश्चित रूप से ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम ज्ञान को कैसे हासिल करते हैं और दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। क्या हम उसे टुकड़ों में देखते हैं या एक जुड़ी हुई संपूर्णता के रूप में? ये बहुत बुनियादी सवाल है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा को एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। कोई ऐसा सवाल या विचार जो इन स्रोतों से ही उभरा हो, लेकिन शायद अब तक हमारी बातचीत में सीधे तौर पर ना आया हो। कुछ ऐसा जो सुनने वालों को सोचने पे मजबूर करे। एक विचार जो मेरे मन में कौंध रहा है वो रिफ्लेक्शंस इन द रिवर के उस तर्क से जुड़ा है जिस पर हमने बात की थी कि तार्किक विश्लेषण और काव्यात्मक दृष्टि शायद एक साथ पनप नहीं सकते, उनमें से एक को चुनना पड़ता है। हाँ, कालिदास का तर्क। हाँ, अगर ये बात सच है तो आज की इस दुनिया में जो पूरी तरह आंकड़ों पर, डेटा पर, विश्लेषण पर आधारित होती जा रही है, उसमें समग्रता को फिर से पाने की वास्तविक संभावना क्या है? क्या हम अनिवार्य रूप से और गहरे विखंडन की ओर ही बढ़ते रहेंगे या फिर कालिदास की उस पहचान की तरह कोई अचानक संपूर्ण जागृति अब भी संभव है जो इस विश्लेषण के वर्चस्व को तोड़ सके? ये सवाल मुझे लगता है सोचने लायक है। वाकई एक बहुत गहरा और आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक सवाल कि क्या विश्लेषण और समग्रता साथ चल सकते हैं या हमें चुनना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं पर हमारे सुनने वालों का और आपका साथ मिलेगा। और हाँ, अगर ये विषय किसी को और गहराई से जानना हो तो जानकारी के लिए बता दूं कि द लाइट ऑफ लाइट की डिजिटल कॉपी Amazon पर उपलब्ध बताई गई है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।